हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। एपिसोड 13 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं जनरल नॉलेज सेक्शन, राइट। और अब तक हम तकरीबन 12 एपिसोड अपलोड कर चुके हैं। आप लोग आई होप कि देख रहे होंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, क्योंकि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। बातें तो बहुत सारी हैं, याद करने वाली चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जितना हो पा रहा है बस हम आपको एक फॉर्मेट दे रहे हैं। आप इसके थ्रू आप जितना आप याद कर सकते हैं जनरल नॉलेज सेक्शन, उतना आप याद कीजिए। ठीक है। तो जनरल नॉलेज सेक्शन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वो कब से कब तक थे? 1950 से 1962 तक, 1950 से 1962 तक। और इसमें कुछ चीजें एडिशनल आ जाती हैं, जैसे वर्ल्ड से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज द नील रिवर विच फ्लोज थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है। तो ये अभी 11th का एंट्रेंस था जामिया का, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, जनरल नॉलेज का जो सेक्शन था उसमें, तो नील रिवर लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, और वो नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका के साइड से ये रिवर क्या करता, फ्लो करता। द करेंसी ऑफ जापान इज द यन, सिंबलाइज्ड एज वाई। जिस तरह यहाँ पे वाई लिखा हुआ है ना, उस तरीके से उसको, करेंसी को, जापान की करेंसी को क्या किया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। द मुगल एम्पर हु बिल्ट द ताजमहल वाज शाहजहां। अब शाहजहां, जब मैं मिडिवल इंडिया की बात कर रहा था, मुगल एम्परर की बात कर रहा था, तो उस वक्त हमने शाहजहां ने जितनी भी इमारतें बनवाई हैं उसके बारे में विथ डिटेल्स हमने डिस्कस किया था। वो लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है। मुगल एम्परर इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल की याद में उसने ताजमहल बनवाया था। इसी तरह से एपीजे अब्दुल कलाम इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कभी कभी क्वेश्चन में यह आता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियाज मिसाइल डेवलपमेंट। ठीक है। इंडियाज मिसाइल डेवलपमेंट की वजह से, यानी इंडिया जो आज स्पेस पे इतनी तरक्की पे है, वो उसका सेहरा किसको जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा, हमने ये क्वेश्चन दिया था, अभी मॉक टेस्ट ले रहा था मैं बच्चों का, तो उसमें मैंने H2O फॉर्मूला के बारे में दिया था कि वाटर का फॉर्मूला। तो ये चीजें एक बार पूछी गई थी जामिया के एंट्रेंस में, और मतलब इस पेपर अरबिक, बी ए ऑनर्स अरबिक के एंट्रेंस में, कि वाटर का फॉर्मूला क्या है। तो उसमें ऑप्शन में बहुत सारा दिया था, CO2, H2O। तो ये चीजें तो वैसे साइंस से रिलेटेड है, लेकिन कुछ कॉमन चीजें अगर है तो इंसान को पता होती हैं, है ना। तो इसलिए द केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर इज H2O। ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कॉन्सिस्टेंट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटॉम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटॉम। तो बस आप H2O फॉर्मूला याद रखिए कि ये वाटर के लिए। द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ इज डायमंड, विच इज यूज्ड इन ज्वेलरी एंड इंडस्ट्रियल कटिंग टूल्स। तो जमीन पर जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, जिसे आप मादा बोलते हैं, सबसे जो सख्त है, वो कौन सा है? डायमंड है। ठीक है। वो ज्वेलरी में यूज किया जाता है, इस तरह इंडस्ट्रियल कटिंग टूल्स वगैरह में यूज किया है। द करेक्ट करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। अच्छा, यहां से एक हिंट आप ले सकते हैं कि कुछ गलत स्पेलिंग आपके क्वेश्चन में दे दिया जाए। जैसे रिसीव का, रिसीव की स्पेलिंग यहाँ पे क्या है? RACEIV, लेकिन एग्जाम में अगर आगे आता है REECEVE, तो वहां पे जिनको पता नहीं है स्पेलिंग,
तो वहां पे जाहिर सी बात है कॉन्फ्यूजन होगा। तो जब कॉन्फ्यूजन होगा तो वो सही से सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्पेलिंग वगैरह का कि आप किस तरह से स्पेल आउट कर रहे हैं, वो आप उस पर ध्यान दीजिए तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो रिसीव, फॉलोइंग द आई बिफोर ई, एक्सेप्ट आफ्टर सी। बस आप, मतलब इससे ये पता चला कि आपको स्पेलिंग वगैरह याद करना है अच्छे से। कॉमन वर्ड्स, जो कॉमन वर्ड्स आप यूज करते हैं, ज्यादा हार्ड वर्ड यूज याद करने की जरूरत नहीं है, आप उतना कर भी नहीं पाएंगे। अच्छा, साइनोनिम फॉर ब्रेव इज फेयरलेस, मीनिंग समवन हु इज नॉट अफ्रेड। तो हमारा जो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है इंग्लिश ग्रामर पे, वहां पे हमने बहुत सारे साइनोनिम दिए हैं और एंटोनिम भी दिए हैं। तो गो थ्रू डेट, और आप वो सारी चीजें देख सकते हैं। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो ब्रेव का जो साइनोनिम है वो है फेयरलेस, ठीक है, मीनिंग समवन हु इज नॉट अफ्रेड। तो आपको साइनोनिम और एंटोनिम यानी मुतरादिफात और मुतजाद याद करना। इसी तरीके से द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड इज चिल्ड्रन, ठीक है। तो चिल्ड्रन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, चिल्ड्रन। लेकिन कुछ लोग एस लगा के बनाते हैं तो वो गलत है, लेकिन करेक्ट प्लूरल क्या है, चिल्ड्रन। इन द सेंटेंस शी क्विकली रैन टू द स्टोर। तो द वर्ड क्विकली, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन में हम ये भी पढ़ा चुके हैं कि एडवर्ब किसे बोलते हैं और एडजेक्टिव किसे बोलते हैं, यानी पार्ट ऑफ स्पीच हम विद डिटेल्स डिस्कस कर चुके हैं। तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देख, एंटोनिम ऑफ हैप्पी इज सैड, मीनिंग द ऑपोजिट ऑफ जॉय। ये भी वहां पे आपको मिल जाएगा। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज जवाहरलाल नेहरू हु प्लेड अ की रोल इन इंडिया इंडिपेंडेंस। ये आपको पता है कि पहले पीएम कौन थे। इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15th ऑफ अगस्त 1947 फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ये पता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर is known as the father of the Indian Constitution as he was the chief architect of Indian Constitution। उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। द मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1942 वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट, डिमांडिंग एन एंड टू ब्रिटिश रूल, ठीक है। जब हम अलग अलग उसकी बात करेंगे, क्विट इंडिया जैसे मूवमेंट वगैरह जितने भी हुए हैं, तो उस पर हम तफसील से बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से एक लेक्चर इस पे भी रिकॉर्ड हो चुका है। जितने भी इंडियन मूवमेंट्स हैं, खिलाफत मूवमेंट्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, और जब हम इंडियन हिस्ट्री यानी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो उसके लेक्चर में वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से द मुगल एम्परर हु इंट्रोड्यूस द दीन इलाही रिलीजन वाज अकबर, अटेम्प्टिंग टू यूनिफाई डिफरेंट रिलीजन्स। तो पता है दीन इलाही का इजाद किसने किया था, अकबर ने। ये कौन थे, मुगल एम्परर। द कंट्री डेट वन द फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाज अर्जेंटीना, लेड बाय लियोनेल मेसी। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था, अर्जेंटीना ने, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली जिसने जीता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और उसको होस्ट कौन कर रहा था फीफा वर्ल्ड कप को, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया इज द भारत रत्न, अवार्डेड फॉर एक्सेप्शनल सर्विस, ठीक है। भारत रत्न जो खिदमत अंजाम देते हैं और बहुत ज्यादा खिदमत करते हैं समाज की, उनको दिया जाता है भारत रत्न के नाम से, ठीक है। तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। द सिटी नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया इज जयपुर, फेमस फॉर इट्स पिंक कलर, ठीक है। पिंक सिटी किसे कहा जाता है इंडिया का, जयपुर को। द इंडियन स्टेट नोन एज द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स इज पंजाब। पंजाब मतलब पांच नदियों वाली जगह, उसे क्या बोला जाता है, पंजाब, लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, रेफरिंग टू इट्स फाइव मेजर रिवर्स। अब वहां पे कौन कौन सी पांच नदी है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। The 3-day International Bird Festival will be organized in प्रयागराज, known for its diverse bird species। लेकिन ये ऑर्गेनाइज हो चुका है, अभी जो महाकुंभ हो रहा था उसमें आप देखेंगे अच्छे से, ओके। वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो 3-day इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल इंडिया में कब हुआ, प्रयागराज में हुआ, ठीक है। द पर्पस ऑफ द प्रोवा 3 मिशन इज टू एक्सप्लोर द सन्स कोरोना, हेल्पिंग साइंटिस्ट अंडरस्टैंड सोलर एक्टिविटी। सोलर एक्टिविटी को समझने के लिए साइंटिस्ट ने एक प्रोवा 3 मिशन लॉन्च किया था कि सन्स यानी कोरोना, सन्स कोरोना को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है।
The part of the sun that Proba 3 aims to study is the corona, the outermost layer of the sun. कोरोना किसे बोलते हैं? आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सन। ये मतलब ताल्लुक रखता है किसी ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो आप उतना मत जानिए। बस प्रोबा 3 मिशंस का मकसद क्या था? टू स्टडी द कोरोना। ठीक है। द कंट्री दैट विल होस्ट द G20 समिट इन 2025 इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ये आप याद रख सकते हैं कि G20 समिट को जो होस्ट करेगा वो कौन सी कंट्री है? साउथ अफ्रीका। इसी तरीके से द सिटी वेयर द G20 समिट 2025 विल बी हेल्ड इज जोहान्सबर्ग। तो जोहान्सबर्ग ये कहाँ? साउथ अफ्रीका की सिटी है। ठीक है। और वहां पे G20 समिट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। द G20 समिट 2025 इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन नवंबर 2025। नवंबर में होगा। ठीक है। द कंट्री होल्डिंग द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम दिसंबर 2024 टू नवंबर 2025 इज साउथ अफ्रीका। द G20 फाइनेंस मीटिंग इन February 2025 was held in Cape Town। इसी तरीके से अ मेजर रीजन फॉर द G20 फाइनेंस मीटिंग इन February 2025 failing to reach a consensus was lack of participation from key finance officials। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। The country that recently unveiled the missile estimate and Ghadar 380 is Iran। ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं। One of the missiles Iran recently unveiled is Ghadar 380। अब हम बात करते हैं, ये देखिए, ये जो चीजें ना एडिशनल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं इंडियन हिस्ट्री में। बस आपको बस इतना याद रखना, बैटल ऑफ प्लासी 1757, द रिवोल्ट ऑफ 1857, जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में, पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 में। ठीक है। ये सारी चीजें हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ा चुके हैं, कुछ चीजें एंशियंट इंडिया में और कुछ चीजें मिडिवल इंडिया में। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। ये पता है आपको, जिस दिन रिपब्लिक डे के नाम से मनाया जाता है। इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम विद प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। देखिए, स्टेट का वर्ड मुल्क के लिए भी यूज किया जाता है और सूबे के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ वो मुल्क के लिए यूज हुआ है। यानी एक मुल्क का कोई अगर हेड होता है तो वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन उस मुल्क में जो हुकूमत चल रही है उसका अगर कोई हेड होता है तो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। द लोकसभा, जिसे लोअर हाउस बोला जाता है, 543 इलेक्टेड मेंबर्स हैं। ठीक है। ये पूछा जाता है कभी कभी कि कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं और कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है। क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स जिनको नॉमिनेट किया जाता है किसके जरिए? प्रेसिडेंट के जरिए। और इलेक्टेड मेंबर्स जो चुनाव जीत कर आते हैं। द राज्यसभा अपर हाउस हैज 250 मेंबर्स विथ सम अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नॉमिनेटेड होते हैं, कुछ इलेक्टेड होते हैं। बताया आपको कि इलेक्टेड यानी जो इंतखाब से चुनकर आते हैं, और नॉमिनेटेड जिनको अपॉइंट किया जाता है किसके जरिए? बाय द प्रेसिडेंट। इसी तरीके से मेजर साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज है ना, ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड चीजें हैं। ग्रेविटी वगैरह ये जरूरत नहीं है आपको। बस ये याद रख सकते हैं आप, जहां पे मेरा ये घूम रहा है। द फर्स्ट मैन ऑन द मून वाज नील आर्मस्ट्रोंग इन 1969 ड्यूरिंग द अपोलो 11 मिशन। अपोलो 11 मिशन के दरमियान 1969 में जो मून पे गए थे पहले आदमी वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रोंग। ठीक है। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट, ये पता है आपको, आर्यभट्ट, वाज लॉन्च इन 1975। अब कुछ फेमस बुक एंड दियर ऑथर्स, तो कुछ फेमस बुक है वो हम आपको एक अलग लेक्चर उसके लिए हम रिकॉर्ड करेंगे। अलग अलग जो ऑथर्स हैं उनके जो बुक्स हैं, इंडियन ऑथर्स या फिर अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर से रिलेटेड, तो वहां पे भी हम बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पे हमने बस एक हिंट दे दिया है। विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी फेमस है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर। गोडान, मुंशी प्रेमचंद।
अब ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम, तो स्टीफन हॉकिंग। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और यहाँ पे हमने एक वो दे दिया है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ट्रीट पीपल औकात अनुसार। तो एक मोटिवेशनल ये है कि आप मतलब लोगों को उनके हिसाब से ही उनसे बात करनी चाहिए, ठीक है। कुरान में भी कुरान में या फिर हदीस में ऐसी बात कही है कि अनजिल नास मनाजिल हो, जिनका जितना मर्तबा है उतना ही उनके साथ खुद को पेश करना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।